नमस्कार, मैप इन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखते हैं पिछली क्लास में हमने इस क्लास को कहां छोड़ा, किस क्वेश्चन के साथ छोड़ा था और आगे क्या क्या और क्वेश्चंस बन सकते हैं। साथ ही आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। उसको भी देखेंगे कि आज से कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट आपके लिए क्या आ रहा है। अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर मेरा पता है, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर मैं हूं। आप चाहें तो मुझसे वहां भी जुड़ सकते हैं। देखिए, मैंने आपसे यह पूछा था कि प्रायः खबरों में रहने वाले माघरेब क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। यह क्षेत्र अफ्रीका के उत्तर में अधिकतर उन देशों को समाहित करता है जो भूमध्य सागर से सटे हैं और पश्चिमी अफ्रीका में अवस्थित हैं। यह क्षेत्र पश्चिमी अफ्रीका के उन देशों से अधिकांशतः संबंधित है जो साहेल क्षेत्र में अवस्थित हैं और जहां अक्सर सैन्य तख्ता पलट की संभावना बनी रहती है। यह क्षेत्र पूर्वी अफ्रीका के उन देशों के अधिकांशतः, इन सब शब्दों पर ध्यान देना है क्वेश्चन पढ़ते समय। इसी से समझ आता है कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप कौन सी गलतियां करते हैं अगर इन शब्दों पर ध्यान नहीं देते तो अधिकांशतः समूह से बना है जो लाल सागर से सटे हैं और प्रायः नृजातीय हिंसा के कारण चर्चा में रहते हैं। और यह क्षेत्र दक्षिण अमेरिका के उन देशों से संबंधित है जो आए दिनों ड्रग्स तस्करी के मामले में सुर्खियों में रहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, यूपीएससी ने सवाल पूछा था, आपको पता है कि भूमध्य सागर के पूर्वी जो तटीय इलाके हैं, तटीय जो देश हैं, उनको कौन सा इलाका कहते हैं, वो कंट्रीज क्या कहलाते हैं? तो लेवेंट कंट्रीज कहलाते हैं। ये तो आप जान ही गए हैं क्योंकि यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया है। अब माघरेब की अगर बात करेंगे तो ध्यान दीजिए कि ये है पूरा भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अधिकतर उन देशों को समाहित करता है जो भूमध्य सागर से सटे हैं। इसका मतलब जरूरी नहीं कि सारे जो माघरेब के देश हैं वो सारे भूमध्य सागर से सटे हों, इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि अधिकतर लिख दिया है और पश्चिमी अफ्रीका में अवस्थित हैं। तो ये स्टेटमेंट जो ए है ये एकदम सही है। इसी को माघरेब रीजन कहते हैं, ये जो आपको डार्क में दिख रहा है। और माघरेब रीजन में अवस्थित ये देश हैं, माघरेब कंट्रीज हैं, जिसमें मॉरिटानिया और वेस्टर्न सहारा, ये दोनों भूमध्य सागर से कोई ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, ये जो भूमध्य सागर के दक्षिण में है और ये पश्चिमी अफ्रीका में अवस्थित है। ठीक है, लीबिया के बाद ध्यान रखिए कि यहां जो इजिप्ट है वो माघरेब में नहीं है। तो माघरेब लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा और मोरिटानिया, ये कंट्रीज माघरेब कंट्रीज हैं। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें दो कंट्रीज तो हैं ही नहीं जो भूमध्य सागर से टच करती हैं, या आप कहेंगे कि सारी कंट्रीज को हम पश्चिमी अफ्रीका में ही कैसे काउंट करेंगे। इसीलिए सवाल में क्या कर दिया गया है कि अधिकतर उन देशों को समाहित करता है जो भूमध्य सागर से सटे हैं और पश्चिम अफ्रीका से में अवस्थित हैं। तो यही इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए। तो माघरेब के बारे में आपको जानना चाहिए। चलिए आगे बढ़ें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग टर्म के लिए प्रतिज्ञा प्लस बैच की शुरुआत हुई है। बैच नंबर 4 है ये, और ये 28 अक्टूबर से शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे। ठीक है, तो इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं अमृत लाइव कोड यूज कर सकते हैं, और अमृत लाइव कोड यूज करके 32,999 रुपए में इसको हासिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। आइए, आज से जो मैंने सेगमेंट शुरू करने की बात की थी वो सेगमेंट है सी दिस वीक। सी मतलब SEE वाला नहीं, SEA वाला, यानी समुद्र। तो सी दिस वीक में देखते हैं आज कौन सा सी उठाते हैं। ये नया सेगमेंट है, सरप्राइजिंग सेगमेंट है और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में मैं इसका एक कंपाइलेशन भी करा दूंगा। तो भूमध्य सागर आज सबसे पहले उठाते हैं। भूमध्य सागर हमेशा ही चर्चा में रहता है और उससे खबरें बनती भी हैं और क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो आइए, मेडिटेरेनियन सी, सालों भर चर्चा में रहने वाली सागर से उठाते हैं। अगर सबसे पहले आपसे कहें कि मेडिटेरेनियन सी किस ओशन का पार्ट है, तो ये अटलांटिक ओशन का पार्ट है, और अटलांटिक ओशन का पार्ट है
तो कौन सा विस्तार होगा ये अटलांटिक ओशन का? यहां है अटलांटिक ओशन, तो अटलांटिक ओशन का ये पूर्वी विस्तार हो गया। तो ध्यान रखिए कि अटलांटिक ओशन के पूर्व में जो विस्तार है अटलांटिक ओशन का, ये मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, अटलांटिक ओशन का पूर्वी विस्तार है मेडिटेरेनियन सी। अब सवाल आता है कि भाई मेडिटेरेनियन सी में, भूमध्य सागर में कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं? तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर मेडिटेरेनियन सी के, भूमध्य सागर के नॉर्थ में देखेंगे तो फिर यूरोप है, इधर एशिया, ठीक है, और अफ्रीका। तो यूरोप, एशिया और अफ्रीका के जंक्शन पर भूमध्य सागर है। अब भूमध्य सागर में एक एक करके देखते हैं कि यूरोप में कितने कंट्रीज हैं, एशिया में कितने कंट्रीज हैं और अफ्रीका में कितने कंट्रीज हैं। यूरोप से शुरू कीजिए। देखिए यूरोप में सबसे पहले आपको यहां दिख रहा है जो, वो है स्पेन। ठीक, स्पेन के बाद फ्रांस, फ्रांस के बाद इटली, ये पूरा इटली है। ठीक है, ध्यान रखिए कि इटली और फ्रांस के बॉर्डर के पास एक कंट्री है जिसको बोलते हैं मोनाको। तो हम कहां से कहां तक चले गए? स्पेन, फिर फ्रांस, फिर मोनाको और फिर इटली। उसके बाद मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जब एड्रियाटिक सी के किनारे किनारे हम बढ़ेंगे तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, जिसमें एक है स्लोवेनिया, यहां है स्लोवेनिया, फिर ये है क्रोएशिया। ठीक है, तो ये क्या है? क्रोएशिया। फिर छोटा सा हिस्सा लगता है, बहुत छोटे से 20 किलोमीटर के आसपास के रेंज में लगता है तट से, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। ठीक, फिर है मोंटेनिग्रो, यहां पर मोंटेनिग्रो है, और फिर अल्बानिया है। अल्बानिया, और तब आप आ जाएंगे ग्रीस में, ये पूरा ग्रीस है। ठीक, तो ग्रीस। ठीक है, तो कहां से कहां चले आए आप? स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, स्लोवेनिया, फिर क्रोएशिया, ये बोस्निया और हर्जेगोविना जो थोड़े सी जगह से लगता है एड्रियाटिक सी से। उसके बाद फिर मोंटेनिग्रो, अल्बानिया और ग्रीस। ठीक, ये हो गया आपका यूरोप की कंट्रीज। अब आ जाइए एशिया में। एशिया में ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये यूरोपियन तुर्की का हिस्सा है और ये एशियन तुर्की का हिस्सा है। तो मेजर तुर्की तो भाई एशिया में ही है, तो एशिया में देखेंगे तो तुर्की, फिर सीरिया, लेबनान, ठीक है, और फिर इजराइल, और यहां गाजा पट्टी, तो अब गाजा इसको भी रखना है। तो एशिया में अगर बात करें, तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल और गाजा, फिलिस्तीन वाला जो एरिया है। और अफ्रीका में अगर बात करेंगे तो इजिप्ट यानी मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को, ये सब किसके किनारे हैं? भूमध्य सागर के किनारे। अब आपको लग रहा होगा ना, एड्रियाटिक सी के किनारे भी भूमध्य सागर, ये सब भूमध्य सागर के भीतर मार्जिनल सी हैं, सीमांत सागर है, उसको भी अभी देखेंगे हम। लेकिन सबसे पहले बॉर्डर देख लीजिए। तो बॉर्डर यूरोप का अलग एक लिख लीजिएगा यूरोप में, या फिर अपने आउटलाइन मैप में इसको मार्क कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। यूरोप में स्पेन, स्पेन से निकलेंगे फ्रांस, फ्रांस जाएंगे फिर मोनाको, मोनाको से इटली, इटली से स्लोवेनिया, स्लोवेनिया से क्रोएशिया, क्रोएशिया से हर्जेगोविना और
बोस्निया, बोस्निया के बाद फिर मोंटेनेग्रो, मोंटेनेग्रो के बाद अल्बानिया, ठीक है, अल्बानिया के बाद ग्रीस। यहां तक पहुंच गए। और ग्रीस के बाद फिर तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, गजा, फिर इजिप्ट, लीबिया, फिर ट्यूनीशिया, फिर अल्जीरिया और मोरक्को। इतनी कंट्रीज हैं जो इसमें हैं। अब कुछ एक देखेंगे आप, आइलैंड कंट्री की बात करें तो साइप्रस एक आइलैंड कंट्री है पूर्वी भूमध्य सागर में, और आइलैंड कंट्री में माल्टा भी है। यहां एक माल्टा कंट्री है, ठीक। तो माल्टा और साइप्रस, इनको लिख लीजिए, ठीक है। द्वीपों को और कुछ देखेंगे तो देखिए, इटली का सिसिली द्वीप, फिर सार्डिनिया, ये सिसिली द्वीप है इटली का, सार्डिनिया ये भी इटली का है, और पिछली बार मैंने आपको बताया था कोर्सिका जो कि फ्रांस का है, फ्रांस, ठीक है। बेलियरिक आइलैंड, बेलियरिक द्वीप समूह, यह है स्पेन का। तो बेलियरिक आइलैंड्स स्पेन, सार्डिनिया इटली, कोर्सिका फ्रांस, सिसिली इटली, क्रेटे आपको मैंने बताया था, क्रेटे ग्रीस, ठीक है। ये सब महत्वपूर्ण द्वीप हैं। और आइलैंड कंट्री की अगर बात करें तो साइप्रस और माल्टा तो है ही। चलिए अब देखिए, मार्जिनल सी की अगर बात करें, मार्जिनल सी में यहां से शुरू करें, ठीक है। यहां पर देखिए एक पॉइंट है जिसको कहते हैं जिब्राल्टर। ध्यान रखिए, जिब्राल्टर यूके का है, ठीक है, ओवरसीज टेरिटरी है, और है कहां, स्पेन के इस कॉर्नर पे, यूके का है। मोरक्को वाले साइड में इस कॉर्नर पर है क्वेटा जो कि स्पेन का है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ओवरसीज टेरिटरी भी ध्यान रखना है। इस स्पेन के एकदम कॉर्नर पे यहां क्या है, जिब्राल्टर जो कि यूके का है। और यहां जो स्ट्रेट है दोनों के बीच में, जिब्राल्टर और मोरक्को या फिर क्वेटा के बीच में, इसको कहते क्या है, जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो इससे भी आपको याद रहेगा कि जिब्राल्टर स्ट्रेट के जरिए ही भूमध्य सागर से आप अटलांटिक ओशन में जोड़ सकते हैं, ठीक है। अटलांटिक ओशन से भूमध्य सागर जाना हो तो कौन सा स्ट्रेट पार करेंगे, जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो जिब्राल्टर यूके, और उसके ठीक सामने अफ्रीका के साइड मोरक्को के टिप पर है क्वेटा जो कि स्पेन का है, ठीक है। अब यहां से शुरू कर लीजिए। सबसे पहले आता है अल्बोरियन सी, अल्बोरियन। फिर अभी अभी आपने देखा यहां बेलियारिक आइलैंड है जो कि स्पेन का है, तो बेलियारिक सी भी है, ठीक है, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, बेलियारिक सी। फिर है लाइन या फिर लियोन, दोनों लिखा हुआ मिलता है आपको, लाइन की खाड़ी या फिर लियोन की खाड़ी, जो भी मिले उसको मान लीजिएगा की खाड़ी, गल्फ ऑफ लियोन। फिर है लिगुरियन, लिगुरियन सी, ठीक। तो यहां से अल्बोरियन से शुरू कीजिए, अल्बोरियन, बेलियारिक, गल्फ ऑफ लियोन और लिगुरियन। फिर उस दिन हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था, टिरेनियन या टाइरेनियन, आयोनियन और एडियाट्रिक। इटली के एक तरफ टेरेनियन सी है और दूसरी तरफ एडियाट्रिक सी है,
ठीक है। ग्रीस कि एक तरफ आयोनियन सी है तो दूसरी तरफ एजियन सी, तो टाइरेनियन, एड्रियाटिक और एजियन सी, ये तीनों हमने पिछली क्लास में भी कवर किया था, तो इन तीनों को एक साथ याद रखिए। और अल्बोरियन, बेलियरिक, गल्फ ऑफ लियोन और लिगुरियन, इसको एक साथ याद रखिए। यहां से गए लिगुरियन तक, फिर उतरे टाइरेनियन, आयोनियन और एडियाट्रिक, यहां तक आ गए, और एजियन भी, ठीक है। चार एक साथ याद रखिए। इन चारों का एक क्लब कर लीजिए, अल्बोरियन, ठीक है, बेलियरिक, गल्फ ऑफ लियोन और लिगुरियन, टेरेनियन, आयोनियन, एड्रियाटिक और एजियन, यहां तक आ गए। फिर लेवेंटाइन सी, मैंने कहा था ना कि ये वाला जो हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा है, इसको लेवेंटाइन कंट्रीज हैं ये, ठीक है, लेवेंट कहते हैं, तो लेवेंटाइन सी। फिर लीबियन सी, लीबियन सी। फिर है सिड्रा की खाड़ी, गैबेस की खाड़ी, ठीक। यहां देखिएगा सिसली जो मैंने बताया आपको आइलैंड, वहीं पर सी ऑफ सिसली है, यानी सिसली जैसे लेवेंटाइन सी है, ठीक है, लेवेंटियन सी है, वैसे ही सिसली सी भी है, ठीक। तो इतनी वाटर बॉडीज हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। इसी का एक क्रम बना लीजिए, तो चार ये क्रम बनेगा, फिर चार ये क्रम बनेगा, उसके बाद लेवेंटाइन, ठीक है, फिर लीबियन, फिर सिड्रा और फिर गैबेस, चार ये बनेगा। तो 12 इस तरीके से बन सकता है। बात स्पष्ट है? अब अगर महत्वपूर्ण नदियों की बात करें तो क्या क्या हो सकती हैं, उसके पहले पर्वत श्रृंखला देख लीजिए। स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पर आपने देखा है पाइरेनीज, पर्वत श्रृंखला है, ठीक। उसके बाद अच्छा, यहां पहले यहां से शुरू कीजिए, स्पेन से। स्पेन के दक्षिण में इस जगह पर है सियरा नेवादा, सियरा नेवादा की पहाड़ियां। फिर स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पर है पाइरेनीज की पहाड़ियां, पर्वत श्रृंखला, ठीक है। फिर मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि एड्रियाटिक सी के इधर ये पूरा बाल्कन वाला जो हिस्सा है, इसमें डायनेरिक आल्प्स या हिंदी में दिनारिक आल्प्स की पहाड़ियां हैं, ठीक है। इटली में यहां पर एपेनाइन पहाड़ियां हैं, और टर्की में इस जगह पर टॉरस पर्वत है, टॉरस पर्वत, ठीक है। ऑलरेडी आपको पता है कि ये एटलस पर्वत हैं, अफ्रीका में। तो महत्वपूर्ण अगर पहाड़ियों की बात करें जो तट से सटे हुए हैं, जो भूमध्य सागर के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो भूमध्य सागर के रेफरेंस में सियरा नेवादा स्पेन, पाइरेनीज स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे, एपेनाइन इटली, ठीक है। फिर यहां दिनारिक आल्प्स, टॉरस पर्वत, और फिर
एटलस पर्वत, ये महत्वपूर्ण पर्वत हो गए। ठीक, कुछ अगर स्ट्रेट की बात करें तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई जिब्राल्टर स्ट्रेट यहां पर है, और जिब्राल्टर स्ट्रेट से आप अटलांटिक ओशन और भूमध्य सागर को जोड़ सकते हैं। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट याद रखना चाहिए, स्ट्रेट मतलब जल संधि। इसी तरीके से एक जल संधि है जब एजियन सागर को जोड़ते हैं, यहां बीच में है सी ऑफ मरमरा, ठीक है, मरमरा सागर। तो यहां 3 वाटर बॉडी आती हैं, एक तो एजियन सागर है, फिर मरमरा सागर है बीच में छोटा सा, और मरमरा सागर के थ्रू हम जाते हैं ब्लैक सी में, ब्लैक सागर में। तो यहां ध्यान रखिएगा कि एजियन सागर से अगर मरमरा सागर जाना हो तो डार्डेनल्स स्ट्रेट को पार करते हैं, और जब डार्डेनल्स से ब्लैक सी जाना हो तो यहां पर बॉस्फोरस स्ट्रेट को पार करते हैं। यह क्रम याद रखिएगा कि एजियन से मरमरा जाने के लिए डार्डेनल्स और मरमरा से ब्लैक सी जाने के लिए बॉस्फोरस। ठीक, तो ये स्ट्रेट महत्वपूर्ण स्ट्रेट हैं जो आपको पता होना चाहिए। देख लेते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, भूमध्य सागर ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा। क्या पूछा गया है? भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा साझा करता है? जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2 और 3, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4, या फिर 1, 3 और 4। अब ऐसे तो कभी भी आपको याद नहीं रहेगा ना कि भूमध्य सागर किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, अगर रटने बैठ जाइएगा। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि आपको आउटलाइन मैप पर किस तरीके से आगे बढ़ना है, आपको याद होना चाहिए कि भैया ये यूरोप है, ठीक है, इधर एशिया है, ठीक, एशिया, और भूमध्य सागर के दक्षिण में क्या है? अफ्रीका। ठीक, अब कंट्रीज आपको अगर याद करना है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? आउटलाइन मैप, और आउटलाइन मैप पर पेंसिल से मार्क करते जाइए। तो पेंसिल से जब मार्क करिएगा आप तो आपको पता है कि भाई यहां स्पेन है, ठीक, ठीक स्पेन के बगल में फ्रांस है, फ्रांस के बगल में एक छोटा सा कंट्री है मोनाको, जो कि फ्रांस और इटली के बॉर्डर पे है, फिर इधर इटली है, ठीक, तो ये इटली हो गया। इस तरह से आपको मार्क करके आगे बढ़ना पड़ेगा, और फिर आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएंगी। जैसे मैंने बताया कि 4-4 का अगर क्लब कर लीजिए सी का, मार्जिनल सी का, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि भैया एड्रियाटिक सी के बगल में बहुत सारी कंट्रीज थी। स्लोवेनिया था, क्रोएशिया था, हर्जेगोविना और बोस्निया था, मोंटेनिग्रो था, और फिर अल्बानिया था, और उसके बाद ग्रीस था। ठीक, लेकिन अगर आप एक एक रटने बैठिएगा तो कभी जीवन में नहीं याद होगा। तो इस तरीके से अगर आपको याद है तो अब क्वेश्चन को देखेंगे तो कह रहा है जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। इसका मतलब किस इलाके की बात हो रही है? तुर्की से हम गए थे ना, तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, और इजराइल के बीच में ही गजा। ठीक, यही था क्रम, ध्यान है ना? यही तो क्रम था, तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल और गाजा। क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि भैया जॉर्डन है कि नहीं? तो नहीं है। इराक है कि नहीं? नहीं है, इराक तो कहीं भी नहीं आएगा। लेबनान बिल्कुल है, सीरिया बिल्कुल है।
प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, केवल 3 और 4, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी अगर आप इस अप्रोच के साथ मैप तैयार करेंगे तो। और मैप ही नहीं तैयार होगा, इंटरनेशनल रिलेशन में भी आपको मदद मिल जाएगी, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो मदद मिल जाएगी इससे, क्योंकि आपको एरिया समझ में आएगा कि भैया कहाँ दुनिया में कौन सा कंट्री है, कौन सागर है, कहाँ क्या है, तो उससे आपकी समझ बेहतर होगी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक, चलिए, ये वही अलग अलग दिया गया है मैप, जो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, अलग से अब इसमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें अलग अलग, जैसे यहां लिखा है सियरा नेवादा, यहां है पायरेनीज, ये है आल्प्स, ये है एपिनीज, डायनेरिक आल्प्स, एक रोडोपे है जो हमने पहले भी देखा था, ठीक है, ग्रीस और बुल्गारिया की सीमा पर। फिर टर्की में टॉरिस, ये कार्पेथियन है ही, आपको पता है। इस तरह से ये एटलस है, इस तरह से बनाया हुआ है। ठीक है, अगला है कि भूमध्य सागर के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जलीय निकाय एक तरफ दिया है और दूसरे तरफ सीमावर्ती देश। एड्रियाटिक सागर, एजियन सागर, टेरेनियन सागर, जिब्राल्टर जल संधि और आयोनियन सागर। अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये 5 सागर जो लिखे हुए हैं और जल संधि लिखी हुई है, ये कुछ अलग अलग याद करने की चीज नहीं है, ये सब भूमध्य सागर से ही ताल्लुक रखते हैं। अगर आपको वो वाला याद है कि अल्बोरियन से शुरू करके हमको कैसे बेलियारिक में जाना है, फिर उसके बाद लियोन में जाना है, फिर लिगुरियन में जाना है, फिर टेरेनियन में जाना है, फिर आयोनियन में जाना है, फिर एडियाट्रिक में जाना है, फिर एजियन में जाना है, तो फिर भूलेगा नहीं। ठीक है, तो एड्रियाटिक सागर कह रहा है स्लोवेनिया। हमको पता ही है कि एड्रियाटिक सागर के साथ तो भाई शुरू ही होता है स्लोवेनिया से, फिर क्रोएशिया आता है, स्लोवेनिया के बाद क्रोएशिया आने आता है, फिर हर्जेगोविना और बोस्निया एंड हर्जेगोविना आता है, फिर मोंटेनेग्रो आता है, फिर अल्बानिया आता है और तब जाकर ग्रीस मिलता है। तो स्लोवेनिया है एड्रियाटिक सागर, बिल्कुल सही बात है। एजियन सागर क्रोएशिया, ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि एड्रियाटिक सागर के ही किनारे स्लोवेनिया के बाद क्रोएशिया है। टेरेनियन सागर ग्रीस, तो ग्रीस आपको पता है कि ग्रीस के एक तरफ एजियन है और दूसरी तरफ आयोनियन, तो ये भी गलत है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, यहां कंफ्यूजन ना हो आपको। किस पे बनाया था हमने? देखिए ग्रीस, ये है ग्रीस, एक तरफ इसके आयोनियन सी है और दूसरी तरफ एजियन सी है। इटली की अगर बात करेंगे तब इसके एक तरफ टेरेनियन सी है और एक तरफ एडियाट्रिक सी है। ठीक, तो ग्रीस भी गलत है। फिर जिब्राल्टर जल संधि मोरक्को, ध्यान आपको आ ही जाएगा कि इधर अटलांटिक ओशन है, ये स्पेन वाला हिस्सा हो गया और ये मोरक्को वाला हिस्सा हो गया। स्पेन वाले हिस्से में जिब्राल्टर है जो कि यूके का है, ठीक है, और मोरक्को वाले हिस्से में क्वेटा है जो कि स्पेन का है, और बीच में क्या है? जिब्राल्टर जल संधि। कहां से कहां जाना है? अटलांटिक ओशन से भूमध्य सागर। कह क्या रहा है? जिब्राल्टर जल संधि मोरक्को, तो जिब्राल्टर जल संधि मोरक्को, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये मोरक्को ही तो है। ठीक है, तो ये सही है। आयोनियन सागर सीरिया, तो आयोनियन सागर सीरिया हो सकता है? नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि लेवेंटाइन सागर, आपको पता है कि लेवेंट कंट्रीज के बगल में कौन सा सागर है? लेवेंटाइन सागर। तो भैया ये भी गलत है, तो 1 और 4 सही उत्तर है, तो इसलिए ए इसका सही उत्तर हो गया। तो इस अप्रोच से हमको पढ़ना पड़ेगा और सिस्टमेटिक वे में एक एक सागर को हम इसी तरह कवर करते जाएंगे। चलिए, अब अगर इसी को आपको ऐसे देखना है तो देख लीजिए, एड्रियाटिक सागर स्लोवेनिया, एड्रियाटिक यही है, और एड्रियाटिक में इटली एक तरफ से पूरा, और स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड ये क्रोएशिया ही पूरा, बोस्निया एंड हर्जेगोविना छोटा सा, फिर मोंटेनेग्रो और फिर अल्बानिया, यही है। ग्रीस इसके बाद आता है।
ग्रीस एड्रियाटिक के से सटा हुआ नहीं है, बस ये ध्यान रखना है, अल्बानिया तक ही सटा हुआ है। ग्रीस के एक तरफ आयोनियन है, दूसरी तरफ एजियन है। इटली के एक तरफ टिरेनियन है, दूसरी तरफ एड्रियाटिक है। ठीक है, तो अब एड्रियाटिक सागर स्लोवेनिया, बिल्कुल ठीक बात है, यहां है स्लोवेनिया। क्रोएशिया कह रहा है एजियन सागर, एजियन यहां है, क्रोएशिया यहां है, तो गलत हो गया। टेरेनियन सागर ग्रीस, ग्रीस के एक तरफ टेरेनियन पड़ता ही नहीं, एक तरफ एजियन है, एक तरफ आयोनियन है। टेरेनियन पड़ता है इटली के एक तरफ, तो यह भी गलत हो गया। जिब्राल्टर जलसंधि मोरक्को, जिब्राल्टर यहां पर है जलसंधि, ठीक है, मोरक्को ये रहा, तो बिल्कुल सही। और क्या कह रहा है, आयोनियन सागर सीरिया, तो आयोनियन सागर ये है, और सीरिया का इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। सीरिया किसके पास है, लेवेंटाइन सागर के। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर निकल गया। अब अगला देखिए, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित कोस्टा ब्लैंका, फ्रेंच रिवेरा और लिगुरियन रिवेरा का निम्नलिखित में से कौन एक सर्वोत्तम वर्णन है? भूमध्य सागर में स्थित द्वीपों के नाम है, भूमध्य सागर के तट पर स्थित बंदरगाहों के नाम है, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों के नाम है, या फिर भूमध्य सागर में स्थित ज्वालामुखियों के नाम है। ऐसे सवाल भी यूपीएससी पूछती है, और इसलिए ऐसे सवालों को भी टैकल करना आना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या पूछ रहा है भाई, कोस्टा ब्लैंका कहां पर है? ये जो स्पेन का तट है, ये है कोस्टा ब्लैंका। ठीक, फिर क्या पूछ रहा है, फ्रेंच रिवेरा, फ्रेंच रिवेरा फ्रांस का तट, फ्रेंच रिवेरा। लिगुरियन सी के पास जो तट है वो है लिगुरियन रिवेरा। इसी तरह इटली में जो टेरेनियन सी के पास तट है, यह है अमाल्फी तट। तो ये सब नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सही उत्तर क्या होगा, भूमध्य सागर के तट पर स्थित तटीय क्षेत्रों के नाम हैं, ये भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों के नाम हैं। रिवेरा, फ्रेंच रिवेरा, ब्लैंका रिवेरा, कोस्टा ब्लैंका, लिगुरियन रिवेरा, ये सब क्या है, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र हैं। पिछले 2.5 सालों में ये था पूरा आपका सेक्शन, जो कि एक सी हमने कवर किया, सी ऑफ द वीक। अब एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। पिछले 2.5 सालों से रूस और यूक्रेन के युद्ध में पहली बार ऐसा मौका आया जब यूक्रेन ने बढ़त बनाई हो, और यूक्रेन के सैनिकों ने क्या किया, रूस के भीतर घुसकर वहां एक एरिया है करीब 1000 स्क्वायर किलोमीटर का, उस पर अटैक करके कब्जा कर लिया। इसके बाद कुर्स्क क्षेत्र में रूस ने संघीय स्तर की आपातकाल की घोषणा कर दी। तो ये एरिया भी आपको ध्यान पे रखना है, कई बार ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। कुर्स्क जो है ये मॉस्को के दक्षिण में है, ठीक है, मॉस्को कहीं इधर है, इसके दक्षिण में कुर्स्क है। ठीक, तो ये यूक्रेन रहा और इधर कुर्स्क हो गया। तो यूक्रेन ने बेसिकली कुर्स्क पर कब्जा किया और वहां घुसपैठ किया। ठीक है, इस वजह से ये चर्चा में रहा है। अब ये एक नदी है अच्छा एक और जगह है यहां देखिए, कुर्स्क जो है बेसिकली एक प्रांत भी है रशिया में। अगर बात करें तो दक्षिण पश्चिम रशिया, दक्षिण पश्चिम रूस की प्रांत, कुर्स्क का एक शहर भी है कुर्स्क, दोनों बातें। और यहां पर सुद्जा, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, ये जो यूक्रेन से होकर गैस पाइपलाइन जाती है, रशिया के से की गैस पाइपलाइन जिससे वो आयात करता है, उसके गैस के पाइपलाइन बहुत सारे बिछे हुए हैं, जिसमें नॉर्ड स्ट्रीम, आपको पता है नॉर्ड स्ट्रीम बहुत फेमस है। तो उसमें सुद्जा जो जगह है, ये एकमात्र पंपिंग स्टेशन है उस गैस पाइपलाइन का जो यूक्रेन से होकर निकलता है, रशिया के पाइपलाइन जो यूक्रेन से होकर जाता है यूरोप में आयात करने के लिए। तो इसलिए सुद्जा को भी कंट्रोल में लिया गया यूक्रेन के द्वारा, कुर्स्क में ही पड़ता है।
ठीक है। इसके बाद एक नदी है सीएम रिवर, ये जो कुर्स्क है ये इसी नदी के तट पर है, या इसी को आप हिंदी में सेयम भी लिख सकते हैं, सेयम नदी, क्योंकि आपसे तो हिंदी में ही सवाल पूछा जाएगा। तो नीपर रिवर आप जानते हैं, नीपर रिवर रशिया से ही निकलती है और रशिया से निकलकर यूक्रेन को बिल्कुल लगभग आधे आधे से काटती है नीपर रिवर, और नीपर रिवर के किनारे पर ही है कीव। आपको पता है ये सब मैंने पहले की क्लासेस में भी कवर किया है। नीपर नदी की एक सहायक नदी है डेस्ना, ठीक है, जो उत्तरी यूक्रेन में ही मिलती है, डेस्ना नदी। और डेस्ना नदी की एक सहायक नदी है, जो नदी है सेयम। तो सेयम नदी के ही तट पर है कुर्स्क, ठीक। अब समझ में आ गया कि जिस कुर्स्क की बात कर रहे हैं, देखिए ये जो तीन ऐसे बना हुआ है ना, ये तीनों ब्रिज हैं सेयम पर, जिसको उड़ा दिया गया यूक्रेन के द्वारा, ठीक है, और ये बहुत खबरों में रहा था। तो सेयम नदी जो है वो डेस्ना की सहायक नदी है और डेस्ना नीपर की सहायक नदी है, ठीक है। तो नीपर रिवर का फ्लो ये है और डॉन रिवर का फ्लो ये है। अब ये जो कुर्स्क है ये एरिया जो है सेयम नदी के तट पर है और चर्नोजेम के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। और अगर देखेंगे आप तो ईस्ट यूरोपियन प्लेन में पड़ता है ये कुर्स्क एरिया। यहां मॉस्को है और मॉस्को के दक्षिण में कुर्स्क है, जो कि ईस्ट यूरोपियन प्लेन का पार्ट है। तो बाकी चीजें तो आपको पता ही हैं रशिया यूक्रेन के बारे में। चर्नोजेम सॉइल ऐसे भी इंपॉर्टेंट रहता है, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए, समाचारों में आपको बताना है कि एक तरफ प्रायः समाचारों में रहे क्षेत्र हैं और दूसरी तरफ जिस देश में अवस्थित हैं उसके बारे में। एक है पोक्रोवस्क यूक्रेन, बगराम लेबनान, स्ट्रावेंजर इजराइल और विन्हेडो रूस। कितने युग्म सही सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर सभी चार? ऐसे सवाल आजकल यूपीएससी खूब पूछता है कि प्रायः समाचारों में रहे क्षेत्र कौन कौन हैं। देखिए, कुर्स्क पर जब आक्रमण किया गया तो उसके एवज में रशिया ने यूक्रेन के पोक्रोवस्क पर अटैक किया, ठीक है। तो यूक्रेन में ही है पोक्रोवस्क यहां पर, और ये उस समय न्यूज में था। दूसरा है बगराम। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में काबुल के पास है। तो यहां एक जश्न मनाया गया था तालिबान के शासकों द्वारा 3 साल पूरा होने पर अगस्त में, उसके लिए ये न्यूज में रहा था। और बगराम एयरबेस आप फिल्मों में भी देखे होंगे, ये एयरबेस अमेरिका जब अफगानिस्तान छोड़कर गया उसके पहले अमेरिका का मेन एयरबेस था, तो मिलिट्री बेस था, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। फिर स्टावेंजर, ये नॉर्वे में है। और स्टावेंजर नॉर्वे में क्यों चर्चा में आया? क्योंकि यहां फिलिस्तीन के समर्थन में एक लोगों का हुजूम निकला और उसके अगेंस्ट में वहां के नागरिकों ने प्रोटेस्ट किया था, वहां पर झड़पें हुई थी, तो इसलिए खबरों में रहा। दूसरा है विन्हेडो, यह ब्राजील में है और ब्राजील में यहां एक प्लेन क्रैश की वजह से यह खबरों में रहा था। तो आइए देख लेते हैं। बगराम लेबनान में नहीं है बल्कि अफगान में है, काबुल के पास। स्टावेंजर इजराइल में नहीं है बल्कि नॉर्वे में है। विन्हेडो रशिया में नहीं है बल्कि ब्राजील में है, ठीक है। कितने सही सुमेलित हैं? केवल एक। चलिए, अब कह रहा है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन यूरोपीय संघ के देशों की ओर जाने वाले रूसी गैस शिपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक मार्ग है। और कथन 2 कह रहा है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन यूरोपीय संघ के देशों को रूस से आयातित कुल गैस का लगभग 35% आपूर्ति करता है। अब ये मैप से भी जुड़ा हुआ सवाल है और आपके जीएस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड नॉलेज से भी जुड़ा हुआ है। तो
तो कह रहा है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। तो आपको पता है बाल्टिक सागर में नॉर्ड स्ट्रीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नॉर्ड स्ट्रीम सेंट पीटर्सबर्ग यहां पर है, रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग के पास से, ठीक है। ये जो ब्लैक वाला है ये नॉर्ड स्ट्रीम 1 है और डॉटेड वाला नॉर्ड स्ट्रीम 2 है। यहां नॉर्थ ईस्ट जर्मनी तक रशिया गैस का बहुत बड़ा निर्यातक है और पूरे यूरोप में इससे गैस आयात होता है। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के जरिए लगभग रशिया इस गैस आपूर्ति का 35% के करीब निर्यात करता है। तो बाल्टिक सागर को ध्यान में रखना है कि बाल्टिक सागर में करीब 1200 किलोमीटर तक नीचे ये पाइपलाइन जाती है। और चर्चा में क्यों आया ये नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो है ये तो 2011 में ही शुरू की गई थी, लेकिन नॉर्ड स्ट्रीम 2 बहुत चर्चा में थी और इसको 2022 में ऑपरेशनल करना था, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के चलते इस पर जर्मनी ने जो लाइसेंस है उस पर प्रतिबंध लगा दिया, परिचालन लाइसेंस पर प्रतिबंध लगा दिया, इसलिए ये खटाई में पड़ गया। तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 इस वजह से चर्चा में रहा। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन यूरोपीय संघ के देशों की ओर जाने वाली रूसी गैस शिपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक मार्ग है। यह बिल्कुल बात सही है, स्ट्रेटेजिकल मार्ग है। और अगर कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है कि नहीं इसको देखिए, तो रूस से आयातित कुल गैस का लगभग 35% इसी से आपूर्ति होता था, इसलिए रणनीतिक मार्ग है। इसलिए पहला स्टेटमेंट ठीक है कि कथन 1 2 सही है और कथन 2 1 की व्याख्या भी करता है, ठीक है। जब 35% आपूर्ति करता है तो ऑब्वियसली ये एक रणनीतिक मार्ग है। ये क्वेश्चन हमने क्यों पूछा, क्योंकि 2024 में आपसे एक सवाल पूछा था यूपीएससी ने इसी साल, और ठीक इसी तरीके से पूछा था। सुमेड पाइपलाइन यूरोप को जाने वाले फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस शिपमेंट के लिए एक रणनीतिक मार्ग है। कथन 2 था सुमेड पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। और कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं। कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। तो इसी का आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। ख्याल रखिएगा अपना। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। दीपावली पर हो सकता है मुझसे आपको मुलाकात ना हो, इसलिए दीपावली की पहले से ही आपको मैं शुभकामनाएं दे देता हूँ। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।